आकाश में आशा का रंग घोलती हैं। लेकिन बहुतों के लिए यह सुबह एक नए दिन का वादा नहीं, बल्कि जाने पहचाने संघर्षों का बोझ लेकर आती है। पूरे भारत में लाखों लोग अपने अस्तित्व की वास्तविकता के साथ जागते हैं। जीवन एक निरंतर समझौता है, आकांक्षाओं और सीमाओं के बीच रस्सी पर चलना। कुछ के लिए यह एक स्थिर नौकरी की तलाश है, एक ऐसी नौकरी जो मेज पर खाना रख सके और सिर पर छत रख सके। दूसरों के लिए यह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रुपए को खींचते हुए गुजारा करने का निरंतर दबाव है। फिर भी उनके संघर्ष में एक शांत गरिमा है, एक लचीलापन जो सबसे कठिन समय में भी चमकता है। उनकी कहानियां धैर्य और दृढ़ संकल्प की हैं, धूल और अराजकता के बीच पाले गए सपनों की। वे हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं। मूक योद्धा जो समाज के पहियों को घुमाते रहते हैं। उनकी कहानियां जो अक्सर अनकही और अनसुनी होती हैं, स्वीकार किए जाने योग्य हैं, क्योंकि उनमें मानवता की सच्ची भावना है। भारत के किसी भी शहर की चहल पहल वाली सड़कों पर कदम रखें और आप रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुने हुए सपनों की एक झलक देखेंगे। सब्जी बेचने वाला अपने बच्चों के स्कूल जाने का, गरीबी के चक्र को तोड़ने का सपना देखता है। रिक्शा चालक अपना वाहन रखने का, पीठ तोड़ मेहनत से मुक्त जीवन का सपना देखता है। उनके सपने छोटे लग सकते हैं, कुछ के लिए महत्वहीन, लेकिन उनके लिए ये आकांक्षाएं आशा की किरणें हैं जो उनकी परिस्थितियों के अंधेरे में उनका मार्गदर्शन करती हैं। हर दिन वे चुनौतियों का सामना करने के लिए उठते हैं। उनकी भावना अटूट, उनका विश्वास अडिग। शिक्षा एक ऐसी विलासिता बन जाती है जिसे वे वहन नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सेवा एक दूर का सपना बना हुआ है, फिर भी वे एक अदम्य भावना और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ रहते हैं। उनकी कहानियां मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि धूल के बीच भी सपने खिल सकते हैं। भारतीय मध्यम वर्ग, जिसे अक्सर प्रगति का ध्वजवाहक कहा जाता है, अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करता है। एक बेहतर जीवन की आकांक्षाओं और तेजी से बदलती दुनिया की वास्तविकताओं के बीच फंसे हुए वे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच रस्सी पर चलते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागत उनके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए बजट पर एक लंबी छाया डालती है। अपने बच्चों को सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने का दबाव अक्सर उनके अपने सपनों की कीमत पर आता है। फिर भी वे अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी आकांक्षाओं को थामे हुए संतुलन खोजने का प्रयास करते हैं। उनकी कहानी खामोश बलिदानों की है, टूटे हुए सपनों और किए गए समझौतों की। वे हमारी अर्थव्यवस्था के मूक इंजन हैं, भारत की विकास गाथा के पीछे प्रेरक शक्ति है। उनके संघर्ष हालांकि अक्सर छाया हुआ करते हैं, कम वास्तविक नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न और मध्यम वर्ग के जीवन पर आर्थिक नीतियों का प्रभाव निर्विवाद है। जबकि कुछ नीतियां गरीबी को कम करने और अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखती हैं, जमीनी हकीकत जटिल और बहुआयामी हो सकती है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। Sir, I was the one person who opposed the demonetization. I was the one person who said GST, sir. Devolution funds. हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है। नौकरशाही की भूल भुलैया, जानकारी तक पहुंच की कमी और कार्यान्वयन की धीमी गति अक्सर ऐसी बाधाएं पैदा करती हैं जिन्हें दूर करना मुश्किल होता है। हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए नीतियों के इस जटिल जाल को नेविगेट करना एक कठिन काम हो सकता है। अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी अधिकार के डर के साथ अक्सर उन्हें उन लाभों तक पहुंचने से रोकती है जिनके वे हकदार हैं। मध्यम वर्ग भी अपने दैनिक जीवन पर नीतियों के प्रभाव से जूझता है। बढ़ती महंगाई, उतार चढ़ाव वाले बाजार और बदलती कर संरचनाएं उनकी वित्तीय Our biggest monopolists, Mr. Adani, Mr. Ambani, they don't produce things. They simply trade things. These large monopolists have a control on the political system and they are organizing a systematic attack on you people. GST is designed to hurt you people. Demonetization was designed to hurt you people. Import duties are designed to hurt you people. The entire structure, the entire vision of India's economy under Mr. Modi. योजना को प्रभावित करती हैं और अक्सर उन्हें असुरक्षित और अनिश्चित महसूस कराती हैं। नीति निर्माताओं के लिए मंशा और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीतियां उन लोगों के लिए ठोस लाभों में तब्दील हों जिनकी सेवा के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। भाग 5, खामोश चीखें, अनदेखे निशान। अस्तित्व के लिए इस संघर्ष की असली कीमत अक्सर खामोश चीखों और अनदेखे निशानों में मापी जाती है। गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज के मानसिक और भावनात्मक दुष्परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। प्रदान करने, सफल होने का दबाव व्यक्तियों को कगार पर धकेल सकता है। आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या, खासकर किसानों और छात्रों के बीच, हमारे समाज के भीतर चल रहे मौन संकट की एक गंभीर याद दिलाती है।
डेटा सामने आ रहा है कि 8 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के अंदर स्ट्रेस्ड एसेट्स थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, इस देश के अरबपतियों ने इस बैंकों से लोन लिया, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन वो डकार फिर बैठ के ये पूरा षड्यंत्र रचा। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि अपना बीजेपी ने अपना पैसा सारा ठिकाने लगा दिया। अब सारी जनता लाइनों में खड़ी है। अब बता रहे हैं 12 लाख करोड़ तो आ गए, इसमें से 8 लाख करोड़ अब ये जो लोन खराब हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स, इनको माफ करने के लिए जाएगा। ये तो धोखा हो गया बहुत ज्यादा लोगों के साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11,19,482 करोड़ रुपए माफ किए हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। 2021-22 के दौरान बढ़ते खाते में 1.57 लाख करोड़ रुपए डाले गए, जबकि 2017-18 में बैंकों ने बढ़ते खाते में 1.61 लाख करोड़ रुपए डाले थे। यही कारण है कि आपको इन नंबरों को जानना चाहिए। हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान सुसाइड से गंवा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड से मरते हैं। ये तो कुछ शहरों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। लेकिन उम्मीद तो है। 4 सितंबर 2014 को पब्लिश हुई WHO की पहली सुसाइड प्रिवेंशन रिपोर्ट में इस ट्रेजेडी से लड़ने के कारगर तरीके बताए गए हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटल हेल्थ एजुकेशन और केयर तक आसान पहुंच जैसी स्ट्रेटेजीज से बहुत फर्क पड़ सकता है। इसमें हम सबका रोल है। अवेयरनेस बढ़ाकर और एक्शन लेने के लिए लोगों को बढ़ावा देकर हम जानें बचा सकते हैं। याद रखिए, हर जिंदगी कीमती है। चलिए मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड बनाते हैं जहां कोई भी अकेला न महसूस करे। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मुश्किल में है तो मदद के लिए आगे बढ़ें। हेल्प हमेशा मौजूद है, आप अकेले नहीं हैं। चलिए फर्क लाते हैं, एक बार में एक जिंदगी। सड़क दुर्घटनाएं, जिन्हें अक्सर मानवीय भूल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी कभी थकान, तनाव और निराशा के गहरे मुद्दों को छिपाती हैं। अगर आप नशे में गाड़ी चलाने के असर को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। नशे में गाड़ी चलाना भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 1.9% सड़क दुर्घटनाएं नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हुई, जिनमें 2,935 लोगों की मौत और 7,235 लोग घायल हुए। लेकिन बात यही नहीं रुकती। भारत में आत्महत्या की दर भी चिंताजनक है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से प्रति लाख लोगों पर सुसाइडें 9.9 से बढ़कर 12.4 हो गई हैं। विजयवाड़ा और कोल्लम जैसे शहरों में ये दर सबसे ज्यादा है। 2015 से 2021 के बीच पारिवारिक समस्याओं, पढ़ाई में नाकामी, बीमारी और बेरोजगारी की वजह से सुसाइडें 49,400 से बढ़कर 4,830 तक पहुंच गई। 2016 से 2024 के बीच नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में उतार चढ़ाव आया है। 2021 में 2,935 मौतें और 7,835 घायल होने की खबर मिली। 2023 में सख्ती बढ़ी, जिससे ज्यादा FIR दर्ज हुई और जुर्माने लगे। 2024 के मध्य तक मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में केस बढ़ने लगे, जिसकी वजह से और ज्यादा सतर्कता बरती जाने लगी। आंकड़े सिर्फ हमें हकीकत दिखाते हैं, लेकिन असली बदलाव तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में है। हमें सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए ताकि आत्महत्या और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोका जा सके, क्योंकि हर जिंदगी कीमती है और हर मौत एक ऐसा मौका जिसे हम बचा सकते थे। मिडिल क्लास किसी भी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास को डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल और एस्पिरेशंस की भी बात है। ग्लोबली जो कोई भी $10 to $100 पर डे कमाता है उसे मिडिल क्लास माना जा सकता है। ये कंट्री और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बहुत वेरी कर सकता है। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, एक कंफर्टेबल होम और सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और कंज्यूमर स्पेंडिंग का इंजन है। उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को समझना नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका राइज हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एग्रीकल्चर से फैक्ट्री वर्क में शिफ्ट आया। इससे नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई, जिससे एक मर्चेंट क्लास और स्किल्ड लेबरर्स का इमर्जेंस हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पीरियड में अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, खासकर वेस्ट में। इससे इनकम्स बढ़ी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए और एजुकेशन का एक्सपेंशन हुआ। ज्यादा लोग मिडिल क्लास में शामिल हुए, जिससे कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। इस एरा ने मिडिल क्लास को एक पावरफुल इकोनॉमिक और सोशल फोर्स के रूप में सॉलिडिफाई किया। अर्ली 21st सेंचुरी मिडिल क्लास के लिए नई चैलेंजेस लेकर आया। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पूरी दुनिया पर रिपल इफेक्ट हुआ। जॉब्स गईं, इन्वेस्टमेंट्स घट गईं और बहुत से फैमिलीज ने फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना किया। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती रही, जबकि बहुतों की वेजेस स्थिर रही। इससे क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पर निर्भरता बढ़ी, जिससे बहुत से लोग कर्ज में डूब गए।
वर्कफोर्स में एंटर करने वाले यंग पीपल के लिए होम ओनरशिप का सपना मुश्किल होता गया। आज मिडिल क्लास को नई एंग्जाइटीज का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन और ऑटोमेशन जॉब मार्केट को बदल रहे हैं। जॉब्स लेस सिक्योर होती जा रही हैं और बहुत सी ट्रेडिशनल रोल्स पर टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होने का खतरा मंडरा रहा है। स्टूडेंट लोन डेट का बर्डन भी एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में। यंग पीपल अपने करियर्स की शुरुआत ही कर्ज के बोझ तले कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना मुश्किल हो रहा है। यह अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल प्रेशर मिडिल क्लास के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करती है, जो उनकी ओवरऑल वेल बीइंग को प्रभावित करती है। The Supreme Court, even the majority verdict, 4-1, even out of those 4 justices, not one said anything about the outcomes of demonetization, what it did to the MSME sectors, what it did to the informal sector, what it did in terms of destroying lakhs and lakhs of employments. Nothing was opined on by the Supreme Court today in its verdicts. Let's be very clear. The majority Supreme Court verdict deals with a limited objective, limited issue of the process of demonetization, not with its outcomes. The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure. It is a case of organized loot and legalized plunder. पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया, कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? You follow a process, but you don't achieve your objectives. Then why did you put people to so much difficulty and hardship? The demonetization has been a झटका। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे हैं, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, बरूशाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो टीडीएस करके आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी, ठीक है। तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया, ठीक है। तो मतलब जी किसके लिए रहे हो। व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। देखिए जरा देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से कोरोना का असर पड़ रहा है। बेरोजगारी दर 6.7 से बढ़ चुकी है। नाइट कर्फ्यू से 30,000 करोड़ का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो यह अनुमान 1 लाख करोड़ का हो सकता है। फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट में संख्या आधी हो रही है, जिसका सीधा असर कारोबार पर है। मॉल, मेट्रो, बस में भी यही हाल है, जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है। 2,500 अंक शेयर बाजार गिर चुका है एक हफ्ते के अंदर, और 0.5% के आसपास जो रिटेल इन्फ्लेशन है या जो महंगाई की मार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अडानी जी को एयरपोर्ट भेज दिया, आपको पता है आधे घंटे की पार्किंग 90 रुपए की कर दी, 1 घंटे की 180 रुपए की, और 10 घंटे गाड़ी खड़ी कर दी तो 1800 रुपए लेते हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा। और अभी की बता रहा हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 रुपए और 8 आने में फोटोकॉपी होती है, और अडानी जी की एयरपोर्ट में 30 रुपए की फोटोकॉपी होती है। किसका पैसा जा रहा है? आप लोग निशान नहीं दे रहे, कैसे मुद्दे भटकाए जा रहे हैं? ये कैसा तमाशा। प्राइवेट स्कूल्स ने एक जबरदस्त तरीके से अपनी कॉस्ट बढ़ा दी, जिससे कि ये गरीब बच्चों के लिए स्कूल में जाना अनअफोर्डेबल बन गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फॉरेन कंपनीज को आपके देश के अंदर आकर प्राइवेटाइजेशन करने का मौका मिलेगा, तो इसका मतलब है सारा जो प्रॉफिट कमाएगी वो कंपनी, वो देश से बाहर जाएगा प्रॉफिट। शाबाश। कहा तो जाता है कि एक फ्री मार्केट में ऐसा कंपटीशन क्रिएट होगा कि कोई भी आकर अपनी कंपनी बना सकता है, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, मोनोपोलीज बननी शुरू हो जाती है। वो कंपनी जो भी प्राइस सेट करेगी, बेचारे कस्टमर्स मजबूर हो जाएंगे उस कंपनी को पे करने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और सारा प्रॉफिट वो जो कंपनी कमाएगी उसके गिने चुने लोगों के पास जाएगा। सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तीर किसने दी है। हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन एनी बिजनेस यार। भाई जब तुम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर रहे हो तो कॉलेज तुम क्यों चला रहे हो? क्या लॉजिक है? गवर्नमेंट का बिजनेस गवर्न करना है, ठीक है, धंधे चलाना थोड़ा है। वो टाइम तो चला गया ना कि जब आप बोलते थे जी पावर प्लांट भी सरकार चलाएगी, रेलवे भी सरकार चलाएगी, जहाज भी सरकार चलाएगी। अब तो सरकार कुछ भी नहीं चलाती, तो एजुकेशन क्यों सरकार चला रही है? सब प्राइवेटाइज कर दो। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बांट दो सबको, बोली लगा दो।
तुम साले फालतू की ऑक्शन करा रहे हो आईपीएल की बैठ के। 15 करोड़ का कोहली बेच दो, 12 करोड़ का ईशान किशन बेच दो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ऑक्शन कराओ ना। हाँ जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोली लगाओ। ये आंकड़े आर्थिक तंगी की मानवीय कीमत की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। यह समाज के लिए लाखों लोगों की खामोश पीड़ा को स्वीकार करने और एक अधिक न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाने की दिशा में काम करने का एक जगाने वाला आह्वान है। भाग 6, लचीलापन की कहानियां, दर्जी का सपना। संघर्षों के बीच लचीलापन की कहानियां हैं जो चमकती हैं। ऐसी कहानियां जो हमें मानव हृदय की अदम्य भावना की याद दिलाती हैं। उदाहरण के लिए बिहार के एक छोटे से शहर के एक दर्जी रमेश की कहानी को ही लीजिए। रमेश की दुनिया उसकी सिलाई मशीन के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी फुर्तीली उंगलियां उसके परिवार के लिए गुजारा करने के लिए अथक प्रयास कर रही थीं। वह बढ़ता बीत गई कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखता था। एक ऐसा जीवन जहां शिक्षा गरीबी के खिलाफ उनकी ढाल बने। अपने खिलाफ ढेर सारी बाधाओं के बावजूद रमेश डटे रहे। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद को बुनियादी सुख सुविधाओं से वंचित रखते हुए संस्था की बीट साथी पैसा बचाया और जमा किया। उनका बेटा जो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, रमेश के बलिदान और शिक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास का प्रमाण है। भाग 7, लचीलापन की कहानियां, शिक्षक की जीत। राजस्थान के एक सुदूर गांव में शांति नाम की एक युवा शिक्षिका ने सामाजिक मानदंडों को धता बताया और अनगिनत बच्चों के जीवन को बदल दिया। एक ऐसे परिवार में जन्मी जो मानते थे कि लड़कियां अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ही सिमट कर रह जाती हैं। शांति ने एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। उसने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी। रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को पार किया। शिक्षक बनना शांति के लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, यह उसका पेशा था, उसके समुदाय को वापस देने का उसका तरीका। वह रोज मीलों पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचती थी। संसाधनों की कमी वाले माहौल में पढ़ाने की चुनौतियों से उसकी भावना विचलित नहीं होती थी। उसके समर्पण और जुनून ने उसके छात्रों के दिलों में एक चिंगारी जगाई, जिनमें से कई अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते चले गए। भाग 8, आशा की किरण। कठिन चुनौतियों के बावजूद क्षितिज पर आशा की किरण दिखाई दे रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि, जबकि असमान है, ने ऊपर की ओर गतिशीलता के नए अवसर पैदा किए हैं। सेवा क्षेत्र के उदय ने समाज के सभी वर्गों के कुशल श्रमिकों के लिए द्वार खोल दिए हैं। वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से सरकारी पहल एक अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त कर रही है। शिक्षा के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता, खासकर लड़कियों के लिए, एक सकारात्मक संकेत है। हाशिए पर रहने वाले और मुख्यधारा के समाज के बीच की खाई को पाटने में नागरिक समाज संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका सृजन के क्षेत्रों में उनके प्रयास जमीनी स्तर पर एक मौन क्रांति ला रहे हैं। भाग 9, एक उज्जवल सुबह की ओर। एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार से विकास और प्रगति के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए एक दयालु और संवेदनशील समाज की आवश्यकता है, जो कम भाग्यशाली लोगों के संघर्षों को पहचानता है और मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश करना व्यक्तियों और समुदायों को गरीबी की बेड़ियों से मुक्त करने का अधिकार देने के लिए सर्वोपरि है। उद्यमिता को बढ़ावा देना और सभी आकार के व्यवसायों के लिए समान अवसर पैदा करना राष्ट्र की आर्थिक क्षमता को उजागर कर सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना, जो आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। कार्यबल में उनका योगदान और परिवर्तन के दूत के रूप में उनकी भूमिका हमारे राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। भाग 10, प्रयास में शक्ति खोजना। निम्न और मध्यम वर्ग की कहानियां मानव भावना के लचीलापन, एक बेहतर कल में अटूट विश्वास का प्रमाण है। वे हमें सिखाते हैं कि विपत्ति के सामने भी आशा खिल सकती है, सपने उड़ान भर सकते हैं। उनके संघर्ष केवल उनके सहने के लिए नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है
कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को सफल होने का समान अवसर मिले, जहां सपने परिस्थितियों से बंधे न हो और जहां हर जीवन को महत्व दिया जाए। आइए हम उनकी कहानियों, उनकी अटूट भावना और उनके शांत दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लें। आइए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां हर सुबह अपने साथ एक उज्जवल कल का वादा लेकर आए, एक ऐसा कल जहां हर व्यक्ति को गरिमा, आशा और उद्देश्य से भरा जीवन जीने का अवसर मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इंडिया लाइव स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके लिए जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को उनके आर्थिक संकट से निकलने में मदद करेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने आर्थिक संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। भूलिए मत, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं और बहुत जल्द आपकी आर्थिक समस्याओं का हल लेकर आ रहे हैं। अली भाई की कहानी सबको है सुनानी, मुश्किलों से लड़कर पाया है मुकाम, हर कदम पर सीखा हार को हराना, जीवन की राह में कभी न रुक जाना। मुश्किलों से डर कर रास्ते नहीं बदलते, जो उन्हें हौसले से मंजिलें पाते हैं। दिल में है प्यार हर किसी के लिए, मुस्कान से भर देते हर चेहरे को, दोस्ती निभाते दिल से सच्चे। अली भाई की बातें सबको भा जाए। हंस मजाक में माहिर, सबको को हंसाते, हर पल को बनाते यादगार और खास, मजेदार किस्से सुनाते हैं रोज। अली भाई के बिना सब कुछ है बोर। सत्यमेव जयते नानकम, सत्य पंथावित तो दरियाना, हंसी मजाक में माहिर, सबको हंसाते, हर पल को बनाते यादगार और खास, मजेदार किस्से सुनाते हैं रोज। अली भाई के बिना सब कुछ है बोर। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यं पंथावितो देवयानः, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यं पंथावितो देवयानः। وتغير العالم، هو تتحول وتغير العالم. सच्चाते प्यारा हर मुश्किल चखाड़ा, सटे नाली यारा हर का दिल धीरे। सच्चाते प्यारा हर मुश्किल चखाड़ा, सटे नाली यारा। प्रिय दोस्तों, आप सबका प्यार मुझे हमेशा याद रहेगा। आपकी हंसी, आपकी बातें मेरे दिल में बस जाएंगी। आप सबका साथ मेरी ताकत है, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। Dear friends, किया हिंदू, किया मुस्लिम, किया क्रिश्चियन, किया पंजाबी, छड्डो जी ये सब सियासत है। चलो साथ में मिलकर इस दुनिया को बलिए। Always remember, no matter how tough the journey gets, never give up. Believe in yourself, chase your dreams and keep moving forward. Your strength lies within you. Together we can achieve anything. If you want any help, please tell me, I'm always with you. Now your time start now. وتغير العالم. وتغير العالم، هو الوجود تتحول وتغير العالم.